अस्सलाम क्लास। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सारे प्रॉब्लम्स फिलहाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उसके कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको इसमें करा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले बेटा इसके फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो इसके फॉर्मूले हैं, सबसे पहला बेटा इसका फॉर्मूला आता है टॉर्क का। टॉर्क बेसिकली किसी भी बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट आता है विद द हेल्प ऑफ फोर्स, उसके बारे में बताई जाती है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। आर यहाँ पर मोमेंट आर्म होता है और एफ इसकी फोर्स होती है। इनकी अगर आपको वेक्टर्स गिवन हो, मिसाल के तौर पे आर गिवन है आपको एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और एफ गिवन हो आपको एफ एक्स आई, एफ एक्स, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ये इनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म होती है वेक्टर्स की। इस फॉर्म में अगर गिवन हो तो फिर आप इसको वेक्टर को लिख सकते हैं कि टॉर्क आप कैसे मालूम करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया जाता है, इस तरह से होता है कि आई कैप, जे और के कैप, इनके कोफिशिएंट पहले कौन सा वेक्टर है, पहले आपके पास मोमेंट आर्म है या पोजीशन वेक्टर है तो एक्स वाई जेड आता है, फिर फोर्स है तो फोर्स के आ जाएंगे एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड, ये कंपोनेंट्स यहाँ पर इसके आ जाएंगे। इन कंपोनेंट्स का फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, जो मैं जब सवाल आपको कराऊंगा तो वहाँ पे बता दिया जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी हमारे पास वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम वेक्टर एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम पी। और पी आपको पता है किसके बराबर होता है, पी बराबर होता है एम इंटू वी के, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है बेटा। अब इसको भी अगर हम इसके वेक्टर्स हमें गिवन हो इस तरीके से, जैसे वेक्टर आर गिवन था, इसी तरह से वेक्टर पी भी अगर आपको गिवन है, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि वेक्टर आर और पी क्या हो जाएगा हमारे पास, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन वेक्टर्स आ गए। फिर वेक्टर आर है तो आर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे एक्स वाई जी, और फिर पी है, पी क्या देंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, तो ये वेक्टर आर हो जाता है। तो ये से कुछ फॉर्मूले थे बेटा हमारे पास। इसके अलावा ये कहीं लिखे हुए वेक्टर एल को हम जो है वो, अगर पी को मैं ओपन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, आर क्रॉस पी बराबर है मास इंटू वेलोसिटी के, तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेटली, वेलोसिटी एम एक स्केलर है तो एम बाहर आ जाएगा, आर क्रॉस वी के बराबर हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले एंगुलर मोमेंटम के ही चल रहे हैं। इसके अलावा बेटा इसमें लगती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर हम लीनियर मोमेंटम का टाइम रेट चेंज निकालते हैं, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर आता था, फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके बराबर आता है, वो टॉर्क के बराबर आता है, डेरिवेशन आपने थ्योरी में पढ़ा होगा।
तो टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये एमसीक्यू में आती है बात, इन दोनों में से कोई एक एमसीक्यू जरूर आता है, या तो ये वाला आता है ये वाला आता है। टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर होता है और लीनियर मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। इसके बाद बेटा इसमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होती हैं, जिसको मैं आगे जब इसके लैडर के न्यूमेरिकल पे आऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा। फिलहाल हम इसके कुछ सिर्फ ये 4 न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व कराऊंगा, यही ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। इनका सोल्यूशन भी है जो कि मैं लिंक में यूट्यूब के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले हम बेटा एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में पहले कराऊंगा, फिर 2 और फिर 1। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि a particle of mass 0.3 kilogram moves in xy plane at the instant the coordinates are 2 and 4 meter and velocity is 3 and 4j meter per second. Determine the angular momentum. तो आपने बेटा यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूले आप लोग वीडियो स्टॉप करके दोबारा लिख लीजिएगा। मैं इसके सोल्यूशन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारे पास। तो बेटा यहाँ पे कहने हैं पार्टिकल जिसका मास कितना है 0.3 किलोग्राम, तो मास लिख देते हैं। .3 किलोग्राम। ओके, देन व्हाट इज गिवन, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं इंस्टेंट 2 and 4 मीटर। ये लिखने का तरीका होता है, जैसे किसी भी चीज़ को हम लिखते हैं x, y और z, ये 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसको हम लिखेंगे जैसे कोई 1 2 3, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है। और कहीं अगर यूँ लिखा हुआ हो 2 डायमेंशन, तो वहाँ से भी यूँ लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे 2,4 है। इसका मतलब ये आपको वेक्टर गिवन है जिसमें x और y कितने हैं आपके पास 2,4। तो इसको बेटा हम वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे कि अगर हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर में ये बन जाएगा x i कैप प्लस y j कैप, क्योंकि दो चीज़ें गिवन है आपको। x कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप और z कैप कितना है 0 है, k कैप कितना है हमारे पास 0 है। तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, चाहे तो लिख दें जैसे 0 k कैप। ये हमने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी है डिस्टेंस की। फिर कह रहे हैं इट्स वेलोसिटी इज 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड। चलें जी, इन्होंने बता ही दिया कि वेलोसिटी कितनी है आपके पास। इसकी वेलोसिटी का वेक्टर है 3i प्लस 4j और ये किस में है मीटर पर सेकेंड में है और ये किस में है मीटर में है। इनके यूनिट्स भी दिए हुए हैं तो इनके यूनिट्स एसआई में कन्वर्टेड करके दिए हुए हैं। अगेन यहाँ पर वेलोसिटी का जो k कंपोनेंट है वो कितना है 0 है। लिखना चाहें लिख लें, नहीं लिखना चाहें ना लिखें, लेकिन याद रहनी चाहिए आपको बात। नाउ फाइंड एट दिस कंडीशन यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल का आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो पार्टिकल एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम z एक्सिस पर आएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है कि बॉडी अगर मिसाल के तौर पर x एक्सिस y और z, तो बॉडी बेटा अगर x y एक्सिस पे मूव कर रही होती है, यहाँ पे x और y गिवन है आपको, तो बॉडी x y एक्सिस पे अगर मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ पर आएगा अलोंग z एक्सिस है। बॉडी एक्स वाई पे मूव कर रही है तो एक्स वाई से जब बॉडी मूव करेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलोंग z एक्सिस है। अच्छा जी, तो एंगुलर मोमेंटम आपने फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन पे आते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है फॉर एल, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है बेटा किसके, तो इसका फॉर्मूला था आर क्रॉस पी, और अगर इसमें इसके मोमेंटम को ओपन कर लूँ तो क्या बन जाएगा मास आर क्रॉस वी वेलोसिटी की फॉर्म में।
अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए और बताइए क्या बनता है। तो अगर और से देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। एल बराबर है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो के कैप तो दोनों के जीरो हैं, और मास कितना है, इससे मास कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, मास की जगह आ जाएगा, पहले इसकी मैं वेक्टर फॉर्म दिखाता हूँ आपको। एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा वी एक्स, वेलोसिटी का वाई और वेलोसिटी का जेड कॉम्पोनेंट, और यहाँ आ गया मास। तो मास कितना है भाई, 0.3, और ये क्या बन गया, इसको लिख दीजिए आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स कितना है, 2 4 0, और ये कितना है, 3 4 0। देख लीजिए वैल्यू सही रखी है हमने। 2 4 और 3 4 है, सही है। अच्छा बेटा, अब इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है कि हम, ये मैथ्स वाले यानी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को तो आता होगा। सबसे पहले हम इस आई कैप को ओपन करते हैं। जिस भी आप वेक्टर को ओपन करेंगे उसकी रॉ और कॉलम जो है वो गायब हो जाएगी। यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं आई कैप को ओपन करता हूँ तो ये 0.3 तो लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने आई कैप को ओपन किया तो आई कैप में हमारे पास क्या होगा, जे, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया है। आई कैप को जब बेटा मैं ओपन करूंगा तो आई कैप के साथ क्या हो जाएगा, आई कैप की रॉ और कॉलम दोनों गायब हो जाएंगे। आई कैप की रॉ और कॉलम दोनों गायब हो जाएंगे। बाकी जो जो चार बचेंगे उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, और ये इन आ जाएगा इन ऑर्डर ऑफ टू डिटरमिनेंट। क्या बचा, 4 0 4 0। आई कैप को ओपन किया तो उसकी रॉ और कॉलम को आपने गायब कर दिया, जो बाकी चार बचे उनको लिख दिया। तो पहला आई कैप हमेशा प्लस के साथ आता है, फिर जे कैप आता है माइनस के साथ, माइनस का जे कैप। अब ये काम आप जे कैप के साथ करेंगे कि जे कैप की बात कर रहे हैं तो जे कैप के रॉ और कॉलम को आप क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। यानी कि जे कैप का ये रॉ कॉलम और ये रॉ गायब हो गए, तो क्या बचा, 2 0 3 0। इसको लिख देंगे यहाँ 2 0 3 0। देन फिर बारी आएगी के कैप की, तो आई कैप ये होता है प्लस का, ये होता है माइनस का और ये होता है प्लस का। ये आपको याद करना होगा, बहरहाल प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। प्लस के कैप, अब के कैप की जब बारी आएगी तो के कैप की भी रॉ और कॉलम को अगर आप कर दें, ये इसकी कॉलम चली गई और ये इसकी रॉ चली गई, तो क्या बचा, 2 4 3 4, 2 4 3 4। तो ये हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म आ गई ऑर्डर 2 में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि ये ऑर्डर 3 से ऑर्डर 2 में आ चुका है, तो इसमें पहले बेटा ये वाली साइड मल्टीप्लाई होती है और फिर ये वाली साइड मल्टीप्लाई होती है माइनस के साथ। पहले अलोंग राइट डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन के साथ लेफ्ट डायगोनल। पहले ये राइट डायगोनल और फिर लेफ्ट डायगोनल। तो देखें, मैं एक बार बताता हूँ आपको इसको। 0.3 मल्टीप्लाई बाय आई कैप, अब ये क्या हो जाएगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर माइनस साइन के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई बाय दिस 0। तो इसका देख सकते हैं आप, 0 आंसर आ रहा है। जे कैप में आ जाए तो जे कैप में क्या होगा, माइनस का जे कैप। जे कैप में भी यही कहानी सूरत हाल आएगी बेटा हमारे पास कि पहले ये मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर माइनस साइन के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर बारी आएगी के कैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के कैप से हमें आंसर मिलेगा। के कैप प्लस का होता है, के कैप में क्या हो गया, पहले ये मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 4,
फिर माइनस साइन के साथ ये वाली जगह मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बन चुकी है इसमें। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं डायरेक्ट इसको उधर सॉल्व करूंगा कि 4 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। हाँ, 4 2 8 माइनस 3 4 12। तो हमारे पास जो यहाँ पर बच रहा है मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। क्या बच रहा है, वेक्टर L बराबर आ गया बेटा, ये भी क्या आ गया, 0.3 बाहर मौजूद है, आई कैप के साथ ये भी 0 आ गया, माइनस 0 आ गया, माइनस के जे कैप के साथ ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। C2 0 था 0, 3 0 था 0। अब के कैप के साथ कुछ आएगा प्लस कैप, तो क्या है यहाँ पे 2 4 8 और माइनस का 12। तो बेटा आप देख सकते हैं आई कैप भी 0 हो चुका है यहाँ पर, 0.3 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अब आप कहेंगे सर आपने जे कैप के साथ माइनस क्योंकि, बेटा 0 के साथ आप माइनस लगे हैं प्लस लगे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जे कैप भी 0 आ गया और ये आ गया माइनस का 4 के कैप, ये आ गया वेक्टर एल। अब इसको 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर एल कितना आ रहा है हमारे पास, जब 3 मल्टीप्लाई बाय होगा 4 के कैप से तो क्या आ जाएगा वेक्टर में इसका आंसर, माइनस का 1.2 के कैप। और इसका यूनिट लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है हमारे पास, जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म में आंसर आया है बेटा। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि उसकी x की वैल्यू का स्क्वायर, y की वैल्यू का स्क्वायर और z की वैल्यू का स्क्वायर। तो फॉर l, देखिए ये होता है वेक्टर l और इसका मतलब होता है इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मैं सिंपल l भी लिख सकता हूँ, तो l या फिर वेक्टर l का मैग्नीट्यूड मॉडुलस में लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि दुनिया किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, कि उसकी x की वैल्यू का स्क्वायर, y की वैल्यू का स्क्वायर, z की वैल्यू का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, lx का स्क्वायर, ly का स्क्वायर और lz का स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका x भी 0 है, y भी 0 है, सिर्फ z है इसके पास। और z कितना आ रहा है, माइनस का 1.2। तो 0 0 प्लस माइनस का 1.2 का होल स्क्वायर, तो इससे रूट से ये ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस वैल्यू हो जाएगी। और नेगेटिव से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो बेटा हुआ क्या कि जब यहाँ पे माइनस 1.2 का आपने स्क्वायर किया तो ये वैल्यू हो गई होगी प्लस की 1.44। फिर जब आप उसका रूट लेंगे तो दोबारा प्लस का 1.2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इसको थोड़ा सा स्पीडली करिएगा, इतना टाइम मत लगाएगा इसमें। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। मैंने बहुत स्टेपिंग दिखाए हैं, आप लोग इतने स्टेपिंग मत दिखाएगा। जैसे ये जो 0 हुई हैं चीज़ें तो इनको डायरेक्ट करने का टाइम बचाएगा, सिर्फ z एक्सिस बचेगा। तो देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम अलोंग k कैप आ रहा है, इसका मतलब अलोंग z एक्सिस आ रहा है। बॉडी का मूव करिए अलोंग xy, तो एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे आ रहा है, अलोंग k एक्सिस में।
क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है कि वेक्टर एक्स वाई पे मूव करता है, तो जो आने वाला नया वेक्टर होता है वो जेड पर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इसी तरह गई है, पार्टिकल ऑफ मास मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी दिस at t is 0, particle at origin. At 2 seconds, what is the angular momentum of particle located at y-axis 6 meter from origin? Okay, and what torque about px on the particle? चलिए वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अब आर्टिकल इसका मास गिवन है 4 किलोग्राम, इसका डेटा बना रहा हूँ। मास है 4 kg और वेलोसिटी कितनी है बेटा इसकी 15 मीटर पर सेकेंड। तो कहने टाइम जब 2 सेकेंड है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, टाइम्स 2 सेकेंड पे आपने एंगुलर मोमेंटम बताना है इसका। Angular momentum of a particle about point P located on y-axis 6 meter from the origin. Okay, and what torque about Px on the particle. तो बेटा आपको यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम r निकाल लेंगे इसका डिस्टेंस। r जो है वो वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर आएगा। एंगुलर मोमेंटम निकालना है आपने और टॉर्क निकालना है। और थीटा यहाँ पर 90 है आपके पास। तो फॉर एंगुलर मोमेंटम तो सबसे पहले आप जो है वो r निकाल लेंगे। r जो है वो v इंटू टी के बराबर आ जाएगा, ऐसे एस इक्वल टू वी टी होता है। तो v कितना है हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 30 आ गया, 30 मीटर। तो L बराबर हो जाएगा R क्रॉस P या M इंटू R क्रॉस V के बराबर हो गया। मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, L इक्वल टू M V R। ओके, या तो एम वी आर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल का कोई जिक्र नहीं होना, फिर एंगल मैक्सिमम मान लीजिए,
अगर एंगल आप चाहें तो एंगल फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम आर वी साइन थीटा। थीटा 90 रख दीजिए तो यार एम के एंगल का कुछ जिक्र नहीं, तो परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा हमें। एम कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय आर एस 30। तो यहाँ से आपको बेटा एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा जूल सेकंड में। देन टॉर्क, टॉर्क बराबर है आर क्रॉस एफ, और इसका एक और फॉर्मूला होता है आपके पास के डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होता है, टॉर्क के। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। टाइम गिवन है, एंगुलर मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 720। 720 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा 720 डिवाइड बाय 2, तो टॉर्क मिल गया तो 360 न्यूटन मीटर। ये भी एक आसान सा सवाल था, ये भी कभी कभार आता है, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से देखिए। ओके, अब इसका थर्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फिर हम लैडर के न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। लैडर के न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी अक्सर आया था न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक पैरामेट्रिक प्रॉब्लम है, इसमें आपको फॉर्मूला प्रूफ करना है। इसमें आपको जो है न्यूमेरिकल में डेटा गिवन नहीं है, बस वेरिएबल्स गिवन है। वेरिएबल्स के फॉर्म में आपको आंसर आएगा, आपको क्रॉस प्रोडक्ट में निकालना होगा कि वो क्या आ रहा है। जैसे हमने निकाला था कि बॉडी अगर एक्स वाई पे मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम के पर आया है ना, यही चीज़ हमें यहाँ प्रूफ करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में, कि अगर एक बॉडी जो है वो अलोंग कहाँ मूव कर रही है, अलोंग एक्स वाई प्लेन मूव कर रही है, तो हमें साबित करना है कि उसका एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस आएगा। तो हम एल एक्स एल वाई निकालेंगे, वो सब जीरो आ जाएंगे, और एल जेड जीरो नहीं आएगा, जिससे बात साबित हो जाएगी कि एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस है। तो बात सुन लीजिए, बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कहाँ पर आएगा, अलोंग जेड एक्सिस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, a particle of mass m is located at the vector position r and has a linear momentum p. ओके, तो उसका लीनियर मोमेंटम p है, उसका वेक्टर r है, और r और p दोनों नॉन जीरो हैं। इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स वाई प्लेन तो प्रूव दैट एल एक्स एल वाई जीरो है, लेकिन एल जेड जीरो नहीं आएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें क्या गिवन है, सबसे पहले तो इनके आप वेक्टर लीजिए कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है अलोंग एक्स वाई प्लेन। तो एक पार्टिकल अलोंग मान लीजिए एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, और मान लीजिए वाई एक्सिस है, और पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है ऐसे। तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे आएगा, अलोंग जेड एक्सिस आएगा। तो बेटा यानी कि इसमें x होगा, y होगा, लेकिन z कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये है इसमें x की कोई ना कोई वैल्यू होगी बॉडी की, y की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन z की वैल्यू जीरो होगी। तो सबसे पहले इनका हम डेटा बना लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, रेडियस वेक्टर मोमेंटम। तो हम लिखेंगे कि वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, और z कितना है इसमें, जीरो।
सिमिलरली वेक्टर पी भी कितना है इसमें, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और पी जेड कितना है, 0 है, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस से बॉडी मूव कर रही है। मैंने बताया आपको कि बॉडी इज मूविंग अलोंग एक्स वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई आपके पास आएंगे, जेड एक्सिस नहीं आएगा। अब आपने यहाँ पे एल मालूम करना है, वेक्टर एल, और वेक्टर एल बराबर होगा किसके, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, और हम फिर इसको एंड में कंपेयर करेंगे। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ। और वेक्टर एल ही हमें मालूम करना है यहाँ पर। ओके क्लास, तो वेक्टर एल ही आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जल्द से जल्द हम इस पे यहाँ पे बात करते हैं। शो क्या करना है हमें कि एल एक्स एल वाई दोनों क्या हैं, 0 हैं, लेकिन एल जेड जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ये प्रूव करना है। टू प्रूव दैट, चलिए जी शुरुआत करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले बेटा वेक्टर एल आप लिखेंगे, वेक्टर एल बराबर किसके हैं, आर क्रॉस पी के। अब इनके वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए, आई जे के कैप, फिर वेक्टर है आर आ जाएगा एक्स वाई जेड, वेक्टर पी की जगह क्या आ गया, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो बेटा इसको ओपन करेंगे, आपको पता है जेड और ये दोनों कितने 0 हैं आपके पास, तो मैं इनको 0 लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई कैप ओपन होगा, आई कैप ओपन होगा तो आई कैप की रॉ और कॉलम गायब हो गए, जो बाकी बचे उसके रॉ और कॉलम गायब हो गए, जो बाकी बचे एक्स वाई पी वाई 0 0 बचे, ये दोनों गायब हो गए, क्या बचा वाई 0 पी वाई 0, वो लिख दीजिए यहाँ पर वाई पी वाई 0 0, फिर आएगा माइनस जे कैप, क्योंकि जे कैप के साथ हमेशा माइनस का साइन आता है, आई कैप प्लस होता है, जे कैप के साथ माइनस आता है, के कैप के साथ भी प्लस आता है। तो के कैप के साथ भी क्या होगा, उसकी रॉ और कॉलम दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, गायब हो जाएंगे, जो 4 बचे एक्स पी एक्स 0 0, वो लिख दीजिए एक्स पी एक्स 0 0 आ गया, फिर के कैप आएगा प्लस के साथ, और के कैप में हमारे पास क्या आ रहा है, रॉ और कॉलम दोनों गायब हो गए, इसके क्या बचा, ये 4 चीज़ें बच गई, वो लिख दीजिए एक्स वाई सॉरी एक्स पी एक्स वाई पी वाई, ठीक है जी। चलिए अब इनको एक्सपेंड करते हैं, हमने अभी इनको पहली रॉ को एक्सपेंड किया था, तो ये मैं टाइम वेस्ट के बगैर जल्दी इसको कर दूंगा कि ये क्या हो जाएगा, आपको पता है 0 से ये भी 0 हो गया, आई कैप ये भी हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 0, और माइनस के साथ पी वाई मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस जे कैप, इसके साथ भी क्या होगा x मल्टीप्लाई बाय 0, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस के साथ ये वाली साइड होगी पी एक्स मल्टीप्लाई बाय 0, फिर आएगा प्लस का के कैप, हाँ के कैप यहाँ बचेगा, तो के कैप में क्या है, पहले x मल्टीप्लाई होगा पी वाई से, x मल्टीप्लाई बाय पी वाई, फिर माइनस के साथ
वाई मल्टीप्लाई बाई पी एक्स, ये आ गया। तो अगर फाइनली हम इसको देखें तो क्या बन जाएगा, वेक्टर एल बराबर आ गया, ये भी क्या हो गया, 0 आई कैप माइनस 0 0 0 जे कैप, प्लस लिख दें, 0 के साथ प्लस लिख दें, कोई मसला नहीं है। और फिर क्या आ रहा है, प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के कैप। ये क्वेश्चन आ गई, ठीक है जी, ये हमारे पास का रिजल्ट आ गया। अब कंपेयर करें क्वेश्चन 1 से। नाउ कंपेयर क्वेश्चन 2 को 1 से, कंपेयर विथ क्वेश्चन 1। तो बेटा कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, वेक्टर एल इज इक्वल टू आई कैप आई के साथ 0 आ रहा है, तो ये एल एक्स की जगह है, एल एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो एल एक्स कितना आ गया यहाँ पर, एल एक्स आ गया 0, प्लस प्लस एल वाई जे कैप 0 जे कैप, इसका मतलब क्या हो गया कि एल वाई भी कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, प्लस प्लस फिर कौन है, एल जेड के कैप, ये पूरी वैल्यू एल जेड है। तो एल जेड किसके बराबर आ रहा है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एल जेड इज नॉट इक्वल टू 0, प्रूफ। जो उन्होंने पूछा था वो साबित हो गई बात। देखें एल एक्स भी 0 आ गया, सॉल्व करने पर अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस पर होगा। अगर बॉडी वाई जेड प्लेन पे मूव करती तो एल एक्स 0 के बराबर आता, नॉट इक्वल टू 0 आता। एग्जाम में अब इसको चेंज कर सकते हैं, एग्जाम में हो सकता है वो आपसे कह दें कि बॉडी इज मूविंग अलोंग वाई जेड, तो आपने बेटा वाई और जेड की जगह 0 रखना होगा, एक्स की जगह वाई और जेड वैल्यू रखनी होगी और एक्स 0 हो जाएगा। जिन दो प्लेन में बॉडी मूव करे वहां पे उन एक्सिस को आपने 0 रखना है। अगर बॉडी यहाँ पर मूव करती है अलोंग, मैं आपसे कहूँगा बॉडी मूव करिए अलोंग वाई जेड प्लेन, तो आप यहाँ हर जगह पर वाई जेड लिखते और एक्स की जगह क्या लिखते, 0 आई कैप पी एक्स 0 हो जाता है। और यहाँ पे भी जो वेक्टर बनता है वो इस तरह से बनता है। अब इस आपकी प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको खुद करिएगा कि इफ अ बॉडी इज मूविंग अलोंग वाई जेड एक्सिस, तो शो करना होगा आपने कि एल एक्स नॉट इक्वल टू 0 आएगा, एल वाई भी 0 आएगा और एल जेड भी 0 आएगा। ये आपको खुद से करना होगा, ये आपका होमवर्क है कि if a body is moving along yz plane then show that its lx is not equal to 0। बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन पे मूव करेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलोंग जेड एक्सिस थर्ड एक्सिस पे आता है। और ये बात प्रूव भी होगी, देखें एल एक्स कितना आया 0, एल वाई भी 0 आया, लेकिन एल जेड की वैल्यू 0 नहीं है, वो बराबर किसके, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, कुछ ना कुछ वैल्यू आई। ओके क्लास, तो यहाँ पे हमारे इसके एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल खत्म हो जाते हैं। अब मैं लेडर के न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, आई होप कि वो अभी कवर हो जाए। तो सबसे ज़्यादा बेटा यही न्यूमेरिकल आता है लेडर के, वैसे तो ये काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं इनके। अच्छा, ये न्यूमेरिकल और करवा देता हूँ, ये भी एग्जाम में आपको दिया गया था। ठीक है, बस आपको यहाँ रेवोल्यूशन पर सेकंड को कन्वर्ट करना होगा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बेटा इसकी पिक्चर ले लीजिए, इसको सही से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर आता है प्रैक्टिकल सेंटर में आया तो अक्सर देते रहते हैं एग्जाम में। क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आपके प्रीलिम में भी आया था, ये करा रहा हूँ, उसको देख लीजिए। आसान सा न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है इसमें, बस एक चीज में जो प्रॉब्लमेटिक है जिसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं वो ये है, रेवोल्यूशन पर सेकंड।
इसमें बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसको देख लेते हैं न्यूमेरिकल को जल्दी से, टाइम वेस्ट किए बगैर। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यहाँ देखते हैं एक पार्टिकल जो है इसका मास 400 ग्राम है, तो मैं डेटा लिख रहा हूँ उसका, 400 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बेटा कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000, तो ये 0.4 किलोग्राम हो जाएगा। ओके, कह रहे हैं रोटेट्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में से करेंगे डिवाइड बाय 100, तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो आप डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये मीटर में आएगा। ओके, फिर इसके बाद एक क्वांटिटी गिवन है एट एन रोटेशन 1 पर सेकेंड। तो बेटा ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड गिवन है। रेवोल्यूशन पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, एंगुलर स्पीड का होता है। 1.5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, तो इसको बेटा रेडियन पर सेकेंड लेना होगा। रेडियन कैसे लेंगे, एक रोटेशन किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 रेवोल्यूशन की जगह क्या, रेडियन पर सेकेंड, ये आगे ओमेगा। ठीक है, और हमें पता है कि v बराबर होता है आर ओमेगा के। इस कंडीशन से हमें निकालना क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ओके, तो सवाल सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, एल बराबर होता है एम वी आर या एम वी पी के बराबर होता है। अब v तो गिवन नहीं है, तो v की जगह बेटा मैं क्या रख दूंगा, v की जगह आ जाएगा हमारे पास आर ओमेगा। आर ओमेगा उससे आर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। वैल्यू सकती थी, मास कितना है 0.4, रेडियस कितना है 0.2 का स्क्वायर, ओमेगा कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की वैल्यू 3.142 आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जूल सेकंड में आंसर आ जाएगा। कितना है आंसर, 0.15। ठीक है बेटा, तो ये वाला सवाल भी अक्सर आया है, इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए अब मैं बेटा लैडर के न्यूमेरिकल्स पे आ रहा हूँ। लैडर का जो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है वो ये वाला, इसका आंसर 57.1.3 ये वाला। ठीक है बेटा, अब लैडर के न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। रेवोल्यूशन पर सेकंड से घबरा मत जाएगा, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है, उसको वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। v और ओमेगा याद होना चाहिए। बेटा लैडर के न्यूमेरिकल का थोड़ा सा मैं आपको पहले एक लैडर प्रॉब्लम, तो लैडर के न्यूमेरिकल से बेटा थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वो कैसे करना होगा हमें। इक्विलिब्रियम लगती है, कंडीशंस ऑफ फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, ये सारी फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस का सम क्या आएगा, 0 आएगा। सारी फोर्सेस अलोंग वाई सम क्या आएगा, 0 आएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर कोई बॉडी यहाँ घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों का क्या आ रहा होगा, सम 0, सम ऑफ टॉर्क इज 0।
यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क क्लॉकवाइज क्या होगा, सबसे घड़ी घूमती है हमारी ये। तो क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, बोल क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब लैडर के न्यूमेरिकल में बेटा हमारे पास कुछ चीज़ें हमें देखती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वॉल है और ये सरफेस है, तो ये हमारे पास एक लैडर रखी है। तो मान लीजिए एक लैडर रखी है। तो लेटर लेटर बेटा जहाँ जहाँ लेटर कांटेक्ट में आएगी चीज़ों से, वहाँ पे कुछ फोर्सेस पे एक्ट करेंगे। अब देखें इस लैडर का जो सेंटर ऑफ वेट है वो यहाँ पे आ रहा है, इसको WL से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट ऑफ लैडर। और ये सरफेस से, यहाँ से रूफ से, यानी कि इससे कांटेक्ट में आ रही है वॉल से, तो वॉल यहाँ पर इस पे एक रिएक्शन फोर्स देगी, इसको हम यूँ लिखेंगे F। तो इस F का मतलब क्या होगा, रिएक्शन ऑफ बाय वॉल ऑन लैडर, रिएक्शन ऑफ वॉल ऑन लैडर, एक ये फोर्स हो गई। इसके अलावा बेटा ये फ्लोर है हमारे पास, ये लैडर रखी हुई, ठीक है, लैडर। अब ये इससे स्लिप ना हो तो यहाँ पर दो रिएक्शंस आ रहे होंगे, ये रिएक्शन, एक ये और एक ये, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको हम कहते हैं वर्टिकल, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन ऑन लैडर फ्लोर, इनका नेट आता है आर, वो फिलहाल आगे देखेंगे जरूरत अगर पड़ी तो एच और वी का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस हैं बाय फ्लोर, फंडामेंटल फोर्सेस इस पर। अब अगर इस अगर खड़ा हो जाए मिसाल के तौर पे यहाँ मौजूद है, वेट बेटा नीचे आएगा, वेट पर्सन, तो ये इस पे कुछ फंडामेंटल फोर्सेस अप्लाई हो रही होती, क्या क्या हो गई बेटा, एक तो हो गई एफ, एक हो गई वेट ऑफ लैडर, एक हो गई हॉरिजॉन्टल, एक हो गई वर्टिकल रिएक्शन ऑफ फ्लो। इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि इसका क्या क्या नाम है। तो मतलब है रिएक्शन बाय वॉल ऑन लैडर, वेट ऑफ पर्सन या वेट ऑफ लैडर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन किसका है, फ्लोर का, जमीन का, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है ये वर्टिकल रिएक्शन है। तो ये इसका बेटा कुछ फोर्सेस लग रही होती हैं, आपको याद होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इनके नाम भी लिखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफ फ्लोर, रिएक्शन ऑफ वॉल ऑन लैडर, वेट ऑफ लैडर, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफ फ्लोर ऑन लैडर और वर्टिकल रिएक्शन ऑफ लैडर, सबके देखें बेटा नाम लिखे हैं। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर एंगल थीटा लिखा हुआ है, ये है। अब आपको पता है बेटा, अगर मैं इस लैडर को एंगल कम करता जाऊंगा तो एक ऐसा आएगा कि लैडर हो जाएगी। हमें एंगल निकालना है मिनिमम कि हम रखें से लैडर स्लिप ना हो। लैडर को अगर यूं रखूंगा स्लिप नहीं होगी, यूं रखूंगा तो भी स्लिप नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर मैं लैडर को यूं रख देता हूँ
और अब इसके ऊपर कोई परसेंट चढ़ता तो क्या हो जाएगी, यकीन स्लिप हो जाएगी। तो एंगल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जितना एंगल आप कम करेंगे लैडर के स्लिप के चांस बढ़ते जाएंगे। जब हम इसके लैडर पे यहाँ रखते हैं तो होता क्या है बेटा कि ये जो फोर्स एफ है, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस आ रही हैं, कुछ माइनस एक्स आ रही हैं, कुछ वाई आ रही हैं, कुछ माइनस वाई पर आ रही हैं। इसको फिर हम इस हिसाब से सॉल्व करते हैं। और जो दूसरी कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें होता क्या है कि देखें, ये जो वेट्स हैं, ये वेट क्या चाह रहे हैं कि ये लैडर को नीचे गिरा दें। कोशिश क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये दोनों जो वजन है इनकी कोशिश क्या है, लैडर को नीचे गिरा दें और लैडर को यूं घुमा दें इस तरह से क्लॉकवाइज। तो ये जो वेट है ये कौन सा क्लॉक प्रोड्यूस करेंगे, क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो रिएक्शन फोर्स है इसकी कोशिश क्या है कि लैडर को यूं घुमा दें। तो जो रिएक्शन फोर्स है वॉल वाली, इसकी बेटा क्या कोशिश होगी कि ये लैडर को अलोंग एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे या गिरा दे। वजन की क्या कोशिश है कि वजन लैडर को नीचे गिरा दे। नीचे गिराने का मतलब लैडर यूं रोटेट हो जाएगी। ये कहलाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। और इस फोर्स की क्या कोशिश है कि लैडर को यूं घुमा दे। दोनों नहीं कर पा रहे, इसका दोनों टॉर्क क्या हुए आपस में बैलेंस हुए हैं। उसी पे आपको इसको सॉल्व करना होगा। लेकिन बात ये है कि वेट्स हैं ये क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट की और ये वाली फोर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। दोनों कुछ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब दोनों चीजें बैलेंस है। तो की पॉइंट इसका यही था। अब मैं एक न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ और डायग्राम में यही यूज करूंगा, लेकिन उस न्यूमेरिकल में शायद कोई पर्सन नहीं है हमारे पास, तो मैं पर्सन को हटा देता हूँ फिलहाल। ठीक है जी। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म लैडर है जिसकी लेंथ एल है। डेटा बना लेते हैं। ये सवाल सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, और अगर यही आए तो करिएगा। इसके अलावा और सवाल आते हैं लैडर के तो वो मत करिएगा बेटा, बहुत टाइम लेते हैं। लैडर के न्यूमेरिकल बड़े लेंथी होते हैं, टाइम बहुत लग जाता है एग्जाम में। तो यूनिफॉर्म लैडर जिसकी लेंथ कितनी है, एल के बराबर है। डेटा लेंथ ऑफ लैडर, वेट कितना है लैडर का, वेट है 50 न्यूटन। फिर कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, जमीन के और उसके दरमियान 0.4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है आपको, म्यू। इस पे पूछ रहे हैं बताइए मिनिमम एंगल क्या होगा। थीटा मिनिमम बताना है जिस पर लैडर स्लिप ना हो। कम से कम कितना एंगल रखें कि लैडर स्लिप ना हो, यानी कि उसके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क आपस में बैलेंस हो जाए। तो ये इसकी डायग्राम बेटा मैंने बना दी है यहाँ पे। अब इनको पॉइंट्स को नाम देने, अब मैं इनको पॉइंट्स को नाम दे रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे क्या नाम दिए मैंने, देखें ए बी सी। ये वाला पॉइंट ए है बेटा, ये वाला पॉइंट बी है, और जहाँ पे लैडर का सेंटर ऑफ वेट आ रहा है ये सी है। सेंटर पे आएगा लैडर का, इस पे कोई पर्सन नहीं खड़ा हुआ है। ठीक है भैया, अच्छा ये हो गया। फिर ये वाला पॉइंट डी है और ये वाला पॉइंट ई है। ओके, तो सारे मैंने पॉइंट दे दिए। और एक और पॉइंट जी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी रख लीजिए पॉइंट जी। ठीक है जी, तो इसकी डायग्राम ये बन चुकी है। ये वाला पॉइंट जी है। ये मैं रब कर रहा हूँ, लेकिन आप इन सबको लिखिएगा एग्जाम में शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में करके। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमें मालूम क्या करना है, हमें एंगल निकालना है। लेकिन एंगल हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हमें यहाँ पे पहले कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी।
देखिए फर्स्ट कंडीशन से क्या मिलता है, सोल्यूशन। मान लेते हैं कि लेट ए बी द पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो लैडर जो है वो पॉइंट ए के मुताबिक या तो नीचे गिर सकती है या फिर यूं मूव कर सकती है, इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा। तो सबसे पहले हम बेटा क्या अप्लाई करेंगे, ये देखें सब चीज़ें लिख ली गई, मैंने नहीं लिखी। अच्छा जी, ये लेंथ आपको गिवन है कितनी, ये लेंथ है आपके पास बेटा एल, लेंथ ऑफ लेडर। तो बेटा अगर ये लेंथ आपके पास एल है तो ये वाली जगह क्या हो जाएगी, और ये एंगल थीटा है तो ये वाली जगह क्या हो जाएगी, एल, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं, हो जाएगी एल साइन थीटा, और ये हो जाएगी एल कॉस थीटा, ऐसा ही। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या हो चुका है आपका, एल साइन थीटा, और ये पूरा फासला कितना है बेटा आपके पास, एल कॉस थीटा। तो अगर ए से ई तक की बात की जाए, ये डिस्टेंस इसका आधा है, कितना है इसका आधा, तो ए से ई तक का फासला यहाँ पे कितना बन रहा है, एल कॉस थीटा बाय 2। ये याद रखने की चीज़ है, इसको याद रखिए। और बी से डी तक का फासला या ए से जी तक का फासला किसके बराबर है, एल साइन थीटा। तो बी से डी तक का फासला या जी से ए तक का फासला किसके बराबर है, एल साइन थीटा के बराबर है। ये दो बातें आपको याद रखनी होंगी ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, अब बेटा मैं इस पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेटा क्या है कंडीशंस के, सारी एक्स फोर्स का सम क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो देख लीजिए एक्स एक्सिस पे कौन सी फोर्स आ रही है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास जो फोर्सेस आ रही हैं कौन सी हैं, देखें ये वेक्टर एफ आ रही है एक्स एक्सिस पर, और कौन सी आ रही है, हॉरिजॉन्टल आ रही है, और दोनों अपोजिट हैं, एक इस तरफ है और एक माइनस एच की तरफ है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि एफ माइनस एच बराबर है 0 के, या एफ बराबर किसके हो गया, एच के। ठीक है जी, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके बराबर होगी, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी, क्योंकि ये रगड़ की फोर्स है, रिएक्शन बाय फ्लोर से फ्रिक्शन जो ले रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो एच है वो किसके बराबर है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम म्यू आर कहते हैं या म्यू इंटू वेट कहते हैं, म्यू इंटू आर या वेट ऑफ लैडर। तो एफ किसके बराबर हो गई, म्यू इंटू वेट, और म्यू कितना है आपके पास, 0.4 मल्टीप्लाई बाय वेट कितना है 50। तो फोर्स कितनी आ जाएगी आपके पास, न्यूटन में आ जाएगी। तो ये हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस की फोर्सेस मालूम कर ली। अब अलॉन्ग वाई एक्सिस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे कौन सी फोर्सेस आ रही हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। दूसरा क्या होता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के, समेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, 0। अब वाई एक्सिस से बेटा कौन सी फोर्स आ रही है, तो ये आ रहा है वेट ऑफ लेडर डाउनवर्ड आ रही है, और अपवर्ड कौन सी आ रही है, वर्टिकल रिएक्शन आ रही है। इसमें क्या थी, एफ थी और एच थी, इसमें ये दोनों हैं। तो v को आप प्लस मानेंगे और w को नीचे नेगेटिव मानेंगे, यानी कि v माइनस डब्ल्यू एल किसके बराबर है, 0, यानी कि v बराबर किसके हो गया, वेट के,
और वेट कितना है लैडर का 50 न्यूटन, तो बेटा वी किसके बराबर आ गया 50 न्यूटन के बराबर। तो ये हमने फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर ली। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है सबको? समझ में आ गई बात? अच्छा फ्रिक्शन कितनी आ रही है देख लेते हैं। 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 40 या 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो बेटा ये मैंने इस पे जो है फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर ली। अब मैं इस पे सेकंड कंडीशन अप्लाई करूंगा टॉर्क वाली। टॉर्क से मुझे एंगल मिल जाएगा। टॉर्क में देखें एंगल आ रहा है थीटा, एंगुलर मोमेंट आर्म। इसका काम है बेटा पीछे करता हूँ इसके। तो बेटा अब हम सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। नाउ अप्लाइंग सेकंड कंडीशन। एक जुमला यहाँ बेटा लिख देगा, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ रोटेशन। हमने माना है कि पॉइंट ए जो है वो रोटेशन का पॉइंट है। इस पॉइंट ए से ये वाली फोर्स इधर मूव कराने की कोशिश कर रही है और वेट जो है वो इधर मूव कराने की कोशिश कर रहा है। तो पॉइंट ए हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है। लेडर या तो नीचे गिर जाएगी तो भी पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करेगी, और अगर यूं जाती है तो भी पॉइंट ए के अबाउट रोटेट करेगी। पॉइंट ऑफ रोटेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन लेडर नहीं मूव कर रही, इसका मतलब दोनों की रोटेशन एक दूसरे से क्या हुई है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस है। तो बेटा अब हम बात करेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉक बराबर है क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो देखिए बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। यहाँ पे फोर्सेस तो आपको इजीली नजर आ जाएंगी। फोर्सेस दो ही हैं जो कि कर रही हैं, कि एफ कर रही है और एक वजन कर रही है। ये एफ चाह रहा है मैं इधर घुमा दूं, और ये वजन चाह रहा है लेडर का मैं लेडर को नीचे गिरा दूं। तो आपको इनके फोर्सेस और उनके डिस्टेंस आर्म रखने होंगे विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ए। और परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है 90 डिग्री के साथ। जो फोर्स के साथ कितना एंगल बना रहा होता है, उस फोर्स के साथ उसका एंगल 90 पे आ रहा होता है। ये फोर्स है तो उसका डिस्टेंस का एंगल कैसा आएगा? मोमेंट आर्म का 90 पर आएगा। तो देखिए मैं इनकी फोर्सेस तो रख रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास जो फोर्स आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन से बना रहे हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म। और क्लॉकवाइज कौन सी है? वेट मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म। तो बेटा इसका मोमेंट आर्म क्या होगा? ए से लेकर जी। ये फोर्स है, इसका जो मोमेंट आर्म डिस्टेंस बन रहा है वो ये बन रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? डी का नाम दिया था। यानी पॉइंट बी से लेकर डी तक का फासला ये जो है इस वाली फोर्स का डिस्टेंस है। इसको मैं बी डी भी लिख सकता हूँ। और इस वजन के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है पॉइंट ऑफ रोटेशन से, वो ये था ए से लेकर ई। तो इस वेट के साथ जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो कौन होगा? ए से लेकर ई तक का फासला। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। या इसका आसान तरीका ये भी होता है कि आप इस वेट को आगे, जो उस फोर्स को आगे लेके जाएं। इस फोर्स को मैं यहाँ ले आया, अब उस रोटेशन से एंगल बनाएं तो ये डिस्टेंस आ रहा है 90 के साथ। इसी तरह से इस फोर्स को मैं आगे ले आऊँ, यहाँ पर ले आऊँ, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है उसकी बात करेंगे। और वो कितना आ रहा है? ए से लेकर जी तक। तो यहाँ ए से लेकर जी लिख दें आप, ज़्यादा बेटर है। ए से जी।
अब बेटा इनकी वैल्यूज रखते हैं। ए से जी किसके बराबर था, मैंने अभी लास्ट में बताया था आपको, ये मैंने 2 चीज़ें पहले लिख दी थी आपको। ए से ई L/2 cos थीटा है और बी से डी जो है वो किसके बराबर है, L sin थीटा के बराबर है। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर था बेटा हमारे पास, L sin थीटा के बराबर था, और ये डिस्टेंस किसके बराबर था, L/2 cos थीटा। रख दीजिए इनकी वैल्यूज तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो F ये क्या हो गया, L sin थीटा, और ये क्या होगा वेट ए ई किसके बराबर है, L/2 cos थीटा। L से L खत्म हो गया, cos थीटा को यहाँ पर लिया है तो sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। फोर्स को नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगी 2F। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेंजेंट थीटा। वेट कितना था 50 न्यूटन है और फोर्स कितनी आई थी 20, तो टेंजेंट 50/40 का इन्वर्स ले लीजिए। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 50/40, थीटा tan इनवर्स 5/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 51.3 डिग्री मिनिमम। कम से कम इतना एंगल हुआ, 51 एंगल तक तो लेडर स्लिप नहीं होगी, लेकिन 51 से अगर आपने 50 एंगल किया तो लेडर स्लिप हो जाएगी। तो ये बेटा इसका पूरा सोल्यूशन हमारे पास हो जाता है, और इसको आप प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए। अब बस इसमें एक मसला होता कि अगर इसमें कोई वेट ऑफ लेडर में कोई पर्सन अगर लेडर पे खड़ा हुआ होता तो बस यहाँ पर एक चीज़ और आया थी कि वेट ऑफ पर्सन, तो उसका आप जो टॉर्क है वो उसमें ऐड कर देते कि वेट ऑफ पर्सन, और फिर उसका भी जो डिस्टेंस बन रहा है उसको आप ऐड करते तो आपको मज़ीद वो चीज़ें भी मिल जाती। क्लास आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल सिर्फ इतने ही न्यूमेरिकल करने बेटा इसमें, और इस तरह से सॉल्व करेगा जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है सॉल्व। ये मैं चीज़ें लिंक में शेयर कर दूंगा, जो यूट्यूब का लिंक होगा उसमें ये PDF फाइल शेयर कर दूंगा, तो नीचे क्लिक करके देख लीजिएगा उसमें आप लोग। और बस इसके चैप्टर 5 में से आप यही न्यूमेरिकल कर लें, इनफ है। और बाकी जो ये लेडर के न्यूमेरिकल हैं इनको अगर आप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, ये जो न्यूमेरिकल हैं इनमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये एग्जाम में अगर आए तो इनको आप ड्रॉप कर देगा, नहीं करेगा। ठीक है बेटा, फिलहाल आज का लेक्चर मैं यहीं तक रख रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसको दोबारा देख लीजिए, दोबारा इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ बेटा। तो लेडर के न्यूमेरिकल में हमारे पास जो फोर्स F होती है, रिएक्शन होता है वॉल का, वेट ऑफ लेडर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन ऑन द फ्लोर, ये 4 फोर्सेस लग रही होती हैं। लेकिन रोटेशन में ये वाली फोर्स और वेट सिर्फ 2 काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट एक पाइवोटेड पॉइंट बन जाता है रोटेट करने वाला। ठीक है बेटा, फिर आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।